दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एजिंग द बायोलॉजी ऑफ सेनेसेंस। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे कि एजिंग क्या होता है और सेनेसेंस क्या होता है, और एजिंग और सेनेसेंस में क्या डिफरेंस है। देखने पे तो ये दोनों टर्म एक ही जैसे लगते हैं और इसको एक जैसा ही माना जाता है, बट इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो दोनों डिफरेंस क्या है आगे वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि एजिंग के रीज़न क्या है, किन कारणों से एजिंग होती है। और यदि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है आपके शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एजिंग होता क्या है। एजिंग कैन बी डिफाइंड एज द टाइम रिलेटेड डिटोरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ हमारे शरीर की जो फिजिकल फंक्शन है, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है या वर्क करने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, इन सभी में क्या होता है, डिटोरेशन होता है। डिटोरेशन होने का मतलब कि धीरे धीरे इन सभी चीज़ों में कमी आती है, ह्रास होता है, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी होती है वो घटती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसी कारण क्या होगा, आगे चलकर होगा नेचुरल डेथ। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़रूरी है सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी। क्योंकि हमारे शरीर में अगर ये डिटोरेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे। सभी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे तो क्या होगा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। तो एजिंग होना एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल प्रोसेस है। इन सिंपल वी आर कॉल्ड दैट एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर। यानी कि एजिंग हमें क्या करता है, एक तरह से बुढ़ा बनाता है। अब वहीं अगर हम बात करें सेनेसेंस की, तो देखा जाए तो एजिंग और सेनेसेंस देखने में सिमिलर होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो सेनेसेंस की बात करें तो सेनेसेंस में भी एक तरह से फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन होता है, जिसमें कि हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो एजिंग है ये एक प्रकार का प्रोसेस है, जिसमें कि कोई इंडिविजुअल क्या करता है कि पहले फर्स्ट पॉइंट पे आएगा, फिर सेकंड पॉइंट पे आएगा, फिर थर्ड पॉइंट पे आएगा, फिर फोर्थ पॉइंट पे आएगा। यानी कि एक अलग अलग स्टेज पे वो पहुंचता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सेनेसेंस है ये एजिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। जैसे आप बुढ़े हो गए, ठीक है, तो बुढ़ा होना क्या है, सेनेसेंस है। लेकिन आप बुढ़े तो तुरंत होंगे नहीं, आप एक धीरे 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 करके बुढ़े होंगे। तो ये जो प्रोसेस चलेगा वो एजिंग है। तो एक तरह से जो सेनेसेंस है ये करेक्टराइज करता है ओल्ड एज को, जिसमें कि सेल की जो पावर है और उसकी जो डिवीज़न है वो खत्म हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ जीन्स की। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो कि एजिंग को कंट्रोल करते होंगे। सो दैट देयर आर 4 सेट ऑफ जीन आर वेल नोन टू बी इन्वॉल्व इन एजिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। यानी कि एजिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में जीन के 4 सेट होते हैं। तो ये जो जीन होते हैं ये तो एजिंग में भी काम करते हैं, और प्रॉपर बेसिस पे कार्य करें तो ये एजिंग को प्रिवेंट भी करते हैं, यानी कि एजिंग को रोकते भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जीन अच्छे से काम कर रहा है तो वो एजिंग को डिले करेगा, और यदि अच्छे से काम नहीं करेगा तो एजिंग जो होगी वो जल्दी आ जाएगी। तो अगर हम बात करें जीन की, तो इस कैटेगरी में पहला जो जीन है वो है डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम। तो डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉस का जनरेशन, और दूसरा पढ़ेंगे टीलोमरेज एंड P53 का एक्शन। अब इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है प्रोटीन ऑफ द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे। इसके बाद थर्ड आता है प्रोटीन इन द mTOR C1 सिग्नलिंग पाथवे, और फोर्थ है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम। तो ये 4 सेट ऑफ जीन है जो कि एजिंग में अपना रोल निभाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए रिपेयर एंजाइम की। तो जो डीएनए रिपेयर एंजाइम है जनरली ये क्या कहते हैं, सेनेसेंस को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि सेनेसेंस को रोकते हैं। सिंपल सी बात है और सोचने वाली बात है कि अगर हमारा डीएनए जो है वो अच्छे से काम करे तो जो डीएनए रिपेयर एंजाइम है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, और जो सेनेसेंस की दर होती है, जो सेनेसेंस है वो क्या हो जाती है, सेनेसेंस की प्रोसेस धीमी हो जाती है। इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज हु सेल हैव मोर एफिशिएंट डीएनए रिपेयर एंजाइम लिव लॉन्गर। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी जाति
या कोई ऐसा स्पीसीज जिनमें कि जो डीएनए रिपेयर एंजाइम है वो अच्छे से काम करता है, तो उनकी जो लाइफ होती है वो लंबी हो जाती है। तो एक सिंड्रोम है प्रोजेरिया। तो आप सभी ने एक मूवी देखा होगा बॉलीवुड में, पा मूवी, जिसमें कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो आपको ओल्ड एज में दिखाई देता है, यानी कि छोटा बच्चा आपको बूढ़ा दिखाई देता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। है तो ये एक बच्चा ही, बट देखने में कैसा लग रहा है, ये एक बुढ़े सा लग रहा है। तो हर पर्सन में एजिंग होनी ही होनी है, ठीक है। बट होता क्या है कि ये समय से होता है, मतलब एक एज के बाद हम बुढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि जीन में कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे कि वह पर्सन क्या होता है, समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देता है। और आपको बता दें कि ये पर्सन मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 साल तक ही जीवित रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक प्रोटीन बनती है जिसे हम बोलते हैं लैमिन ए प्रोटीन, और ये करता क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का कार्य करता है। अब होता क्या है कि जब प्रोजेरिया वाला कंडीशन होता है, तो इस कंडीशन में ये प्रोटीन क्या करता है, सेल की मोटेलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि जो सेल के ख़त्म होने की दर होती है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है, जिससे कि उस पर्सन में एक सिंड्रोम होता है जिसे हम प्रोजेरिया या फिर हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चा जब पैदा होता है तो वो नॉर्मल होता है, या फिर कह सकते हैं कि हेल्दी होता है, बट 2 साल बाद इसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस दिखाई देते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वियर एंड टीयर थ्योरी की। तो ये जो थ्योरी है ये जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्त विज़मान ने 1882 में दिया था। और आपको बता दें कि ये एक प्रकार का हाइपोथेसिस है, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे कोई पर्सन है, तो समय के साथ साथ उसमें जो होते हैं फॉल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में समय के साथ फॉल्ट होते हैं, तो ये फॉल्ट जो होते हैं समय स्टार्टिंग में तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब ये जो फॉल्ट होते हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक। और बाद में जब बहुत ज़्यादा एजिंग हो जाती है तो यही फॉल्ट क्या कहते हैं, दिखाई देते हैं, यानी कि जो कंडीशन होती है हमारे बॉडी की वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हमें कुछ बॉडी के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं एक एज के बाद। अब वो जो प्रॉब्लम है एक एज में जाकर, मतलब ओल्ड एज में जाकर, वो प्रॉब्लम बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो यही हाइपोथेसिस कहती है वियर एंड टियर थ्योरी। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये डीएनए रिपेयर एंजाइम है इसमें आरओएस किस तरह से कार्य करता है। तो एक्चुअल में एक पर्सन है उसमें मेटाबॉलिज्म कार्य कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो सिंपली इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन में जो केमिकल चेंजेस हो रहा है वही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। और यदि मेटाबॉलिज्म होता है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि आरओएस बनता है। तो आरओएस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेडिकल्स और नॉन रेडिकल्स हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, परऑक्साइड है। तो जितना ज़्यादा आरओएस का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होगा उतने ही ज़्यादा डैमेज हमारे बॉडी में होंगे, और उतना ही ज़्यादा फास्ट एजिंग का प्रोसेस होगा। इसके बाद अगर हम बात करें टीलोमियर की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम का जो लास्ट एंड होता है वो कहलाता है टीलोमियर। तो समय के साथ साथ जो टीलोमियर है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो टीलोमियर है लास्ट एंड वो ख़त्म होता जाता है। तो एक नॉर्मल पर्सन में जो टीलोमेरेज एंजाइम है वो क्या करता है कि टीलोमेरेज की एक्टिविटी को कम करता है। लेकिन जैसे एक पर्सन है जिसमें कि टीलोमेरेज एंजाइम एकदम नहीं है, तो वो क्या करेगा, टीलोमियर क्या होगा, धीरे धीरे रैपिडली ख़त्म हो जाएगा और उसमें एजिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसके बाद एक प्रोटीन है P53 प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम सेल गार्डियन प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये पॉजिटिव रोल भी प्ले करती है और निगेटिव रोल भी प्ले करती है। तो पॉजिटिव तरीके से ये कैसे कार्य करती है कि अगर जो कैंसर सेल प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ये नष्ट करती है। और निगेटिव रोल कैसे करती है कि ये कभी कभी क्या करती है, जो न्यूरॉन सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यदि P53 पॉजिटिवली कार्य कर रहा है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर निगेटिवली कार्य कर रहा है तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। इसके बाद अगर हम बात करें इंसुलिन सिग्नलिंग कैस्केड की, तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर फेवरेबल कंडीशन है तो एक जीन होता है DAF2, ये जो जीन है ये एक्टिव रहता है। तो ये जो जीन होते हैं ये इंसुलिन रेगुलेटर जीन होते हैं।
तो ये जो जीन है वो जितना ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा उतना ही ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और उतनी ही ज़्यादा जो एजिंग का प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम एमटॉर पाथवे की। तो एमटॉर जो है एक प्रकार का प्रोटीन काइनेज होता है जो कि प्रमोट करता है ट्रांसलेशन को, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यदि एमटॉर रिड्यूस होता है तो एजिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जो डाइट होती है वो क्या करती है, एमटॉर को रिड्यूस करती है। तो एमटॉर रिड्यूस होगा, एजिंग जो होगी वो स्लो हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एजिंग से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको एजिंग और सेनेसेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।